नौकरशाही, इसे अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरो शब्द फ्रांसीसी भाषा का है जिसका अर्थ होता है ड्रॉर वाली मेज। ब्यूरोक्रेसी शब्द का पहली बार प्रयोग 1764 में फ्रांसीसी विचारक विंसेंट डी गोर्ने ने किया। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एक बीमारी मानते हुए इसके लिए ब्यूरोमेनिया शब्द का प्रयोग किया था। तो क्या शब्द का प्रयोग किया? ब्यूरोमेनिया शब्द का प्रयोग किया था। नौकरशाही सरकारी कर्मचारियों का वह शासन है जिनका चुनाव या नियुक्ति न जनता द्वारा की जाती है, न ही ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, परंतु इसकी शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नौकरशाही को जॉन विग ने डेस्क सरकार तथा फाइनर ने सरकारी अधिकारियों का शासन कहा है। तो जॉन विग ने क्या कहा है? डेस्क सरकार कहा है। किनको? नौकरशाही को। और फाइनर ने क्या कहा है? सरकारी अधिकारियों का शासन कहा है। FM मार्क्स ने नौकरशाही के 4 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार संरक्षण नौकरशाही। नौकरशाह के पद पर नियुक्तिकर्ता या राजनेता के आश्रय प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्ति किया जाता है और इसका अमेरिका को इसका परंपरागत घर कहा जाता है। इसमें लूट प्रणाली या पद पुरस्कार प्रणाली भी कहा जाता है, यानी कि जो राजनीतिज्ञ अपने व्यक्तियों को क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं, तो उसको संरक्षण नौकरशाही कहा जाता है। दूसरी अभिभावक नौकरशाही। नौकरशाह के पद पर शास्त्रों के अनुसार आचरण में दक्ष लोगों को नियुक्त किया जाता है तथा नौकरशाह अभिभावक के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए इनको अभिभावक नौकरशाही कहते हैं। जातीय नौकरशाही। नौकरशाह के पद पर उच्च वर्ग के लोगों को नियुक्त किया जाता है और विलोबी ने इसे कुलीन तंत्र की संज्ञा दी है। किसे कुलीन तंत्र की संज्ञा दी है? जो जातीय नौकरशाही है। और किसने? विलोबी ने। योग्यता आधारित नौकरशाही। नौकरशाह के पद पर योग्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, तो योग्यता आधारित नौकरशाही कहलाती है। वर्तमान में लगभग सभी देशों में ये प्रचलित है और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो चीन में हुआ था। चीन में इसे मंडरन प्रणाली के नाम से जाता है। कौन सी प्रणाली? मंडरन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। फिर मैक्स वेबर जर्मन समाजशास्त्री थे। इन्होंने नौकरशाही का आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया। तो नौकरशाही का आदर्श मॉडल किसने प्रस्तुत किया? मैक्स वेबर ने। इनकी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स ओरिजिन। तो इनकी पुस्तक कौन सी है? द थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ओरिजिनल, जिसमें नौकरशाही के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक तो परंपरागत नौकरशाही जो जन्म वंश आधारित होती है। कौन सी? परंपरागत नौकरशाही कौन सी होती है? जो जन्म वंश आधारित होती है। जैसे इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, ये इनके वंश आधारित है, तो ये परंपरागत नौकरशाही है। इंदिरा गांधी को तो आप शामिल ना करें, राहुल गांधी वगैरह ये जो राजनीतिज्ञ है, इनकी परंपरागत नौकरशाही है। और अगर सेकंड की बात करें करिश्माई नौकरशाही, तो ये व्यक्तित्व के आधार पर है। तो ये इंदिरा गांधी करिश्माई नौकरशाही के अंतर्गत और नरेंद्र मोदी ये करिश्माई नौकरशाही के अंतर्गत, यानी व्यक्तित्व के आधार पर जो चमत्कार होता है उसको करिश्माई नौकरशाही कहा जाता है। फिर कानूनी या वैधानिक तर्क संगत नौकरशाही, जो कानूनों द्वारा नौकरशाही होती है उसको कानूनी वैधानिक तर्क संगत नौकरशाही कहते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार विधिक सत्ता से पोषित नौकरशाही संगठन का आधारभूत स्वरूप होता है। इनके अनुसार नौकरशाह में योग्यता व निष्पक्षता तो पाई जाती है, लेकिन मानवता का अभाव पाया जाता है।
जो कानूनी, जिस पर भी मान लो भी नौकरशाही देखें, जो भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है उनमें योग्यता भी है और निष्पक्षता भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर मानवता का अभाव पाया जाता है। फिर लोक सेवक शब्द का पहली बार प्रयोग रॉबर्ट वॉलपोल ने किया, परंतु इसे लोकप्रिय किसने बनाया? चार्ल्स टेवलिन ने बनाया। तो लोकप्रिय तो चार्ल्स टेवलिन ने बनाया, जबकि पहली बार प्रयोग किसने किया? तो रॉबर्ट वॉलपोल ने इस शब्द का, किस शब्द का? लोक सेवक शब्द का प्रयोग किया पहली बार। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में लोक सेवा का जनक माना जाता है। तो भारत में लोक सेवा का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को लोक सेवा का जनक माना जाता है, जबकि सरदार पटेल को अखिल भारतीय सेवा का जनक माना जाता है। तो अखिल भारतीय सेवा का जनक किसे माना जाता है? सरदार पटेल को। और जो कॉर्नवालिस थे, इसको भारत में लोक सेवा का जनक माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखना। फिर आर्टिकल 312 एक में क्या लिख रखा है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प प्रस्ताव द्वारा किया जाता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कौन करती है? राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का कितना? 2/3 बहुमत और संकल्प प्रस्ताव द्वारा इसका सर्जन किया जाता है। राज्यसभा ने ऐसा प्रस्ताव 1961 में पारित किया था और वन अभियांत्रिकी एवं चिकित्सा सेवा को अखिल भारतीय सेवा बनाने की स्वीकृति दी थी। तो ध्यान रखना है, राज्यसभा ने ऐसा प्रस्ताव कब? 1961 में पारित किया था, जिसमें वन अभियांत्रिकी और चिकित्सा सेवा को अखिल भारतीय सेवा बनाने को स्वीकृति दी थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, कब दी थी? 1961 में। किन किन को? वन अभियांत्रिकी और चिकित्सा सेवा को। कौन सी सेवा? अखिल भारतीय सेवा बनाने की स्वीकृति दी थी। इसके बाद संसद ने अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में संसद ने क्या किया? अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में कब? 1963 में संशोधन किया और भारतीय वन सेवा का अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। इनको अखिल भारतीय सेवा कब बनाया गया? तो 1963 में संशोधन करके भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। और ये लागू कब की गई? 1 जुलाई 1966 से लागू की गई। IFS वाले को, भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। आर्टिकल 312(2), इसमें IAS और IPS ये राज्यसभा द्वारा सर्जित सेवा है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कौन सी संवैधानिक है? तो IAS और IPS ये राज्यसभा द्वारा सर्जित सेवा है, जिनका उल्लेख आर्टिकल 312(2) में है, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 312(3) में न्यायिक सेवा से संबंधित प्रावधान है। तो न्यायिक सेवा से संबंधित प्रावधान कहाँ पर है? आर्टिकल 312(3) में है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS। ये 3 जो सेवाएं हैं ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं, परंतु संविधान में 2 का ही उल्लेख है, IAS और IPS का, ये ध्यान रखना। फिर इन सेवाओं का नियंत्रण, IAS को तो नियंत्रण किसके नियंत्रण में होता है? कार्मिक मंत्रालय के नियंत्रण में होता है। IPS का नियंत्रण गृह मंत्रालय के नियंत्रण में होती है। IAFS का नियंत्रण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन आती है। तो ये ध्यान रखना है ना, किन किन के अधीन आती है। संपूर्ण भारत को 24 कैडर, यानी कैडर को हिंदी में कहते हैं समवर्ग में विभाजित किया गया है। तो संपूर्ण भारत को कितने कैडर में विभाजित किया गया है? 24 कैडर में
विभाजित किया गया है। और कैडर का निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो मेरिट के आधार पर होता है, ये ध्यान रखना।